नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन पर चर्चा करेंगे। कोशिका झिल्ली। हम जानते हैं कि सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य को परिबद्ध किए रहती है और पादप कोशिकाओं में इसके बाहर एक और वॉल पाई जाती है, जिसे प्लांट की सेल वॉल कहते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर भी इसकी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में इसकी सेल मेम्ब्रेन ही होती है। तो मेम्ब्रेन न केवल कोशिका द्रव्य को कवर करता है, बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनेल्स है, बहुत सारे उनमें ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। माइक्रोबॉडीज़ में मेम्ब्रेन होती है, वेसिकल्स में चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में है क्या, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, क्या सभी ऑर्गेनेल्स में इसकी संरचना समान होती है या फिर इसका फंक्शंस क्या सभी जगह सेम होता है, और इसकी ज़रूरत क्यों है, हर एक ऑर्गेनेल में ये स्ट्रक्चर क्यों पाई जाती है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, पहले हम इसके इतिहास के बारे में, इसके मॉडल्स के बारे में देखते हैं कि इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या क्या मॉडल किस किस ने सबसे पहले दिए और कैसे इसकी स्ट्रक्चर की खोज हुई और इसकी विश्लेषण हुआ। सबसे पहले जो मॉडल दिया गया वो है ओवरटन मॉडल। ओवरटन मॉडल जो है वो 1890 में दिया गया। उसमें ये बताया गया कि लिपिड मेम्ब्रेन मोनोलेयर्ड है, उस मॉडल के अकॉर्डिंग, कि एक सिंगल लेयर्ड लिपिड की मेम्ब्रेन वो सेल मेम्ब्रेन होती है। बाद में लैंगम्यूर ने 1905 में मोनोलेयर्ड लिपिड मेम्ब्रेन तो बताई, लेकिन उनमें ये बताया कि उसमें उसका हेड और टेल पोर्शन भी पाया जाता है। लिपिड की मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन उसमें हेड रीजन और टेल रीजन पाया जाता है। ये लैंगम्यूर ने सबसे पहले बताया, जो कि आज के हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक मेम्ब्रेन में एक फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हेड रीजन भी होता है और टेल भी होता है। तो ये चीज़ हेड और टेल के बारे में लैंगम्यूर ने बता दिया। अब इसके बाद में एक मॉडल आया, गोर्टर और ग्रेंडल ने एक मॉडल दिया 1925 में। सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि लिपिड जो है वो बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर लिपिड की मेम्ब्रेन में पाई जाती है। तो मेम्ब्रेन में बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर का होना ये सबसे पहले बताया था गोर्टर और ग्रेंडल ने। अब इसके बाद में आया डेवसन एंड डेनेली। इन्होंने तुरंत ही बताया कि बाइलेयर्ड लिपिड तो होता ही है, लेकिन इसके बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ प्रोटीन होता है। इसका मतलब 3 लेयर्ड होती है इसमें, बाहर प्रोटीन, देन लिपिड बाइलेयर्ड, देन प्रोटीन। तो ये एक तरह से सैंडविच की तरह, तो ये सैंडविच मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो सैंडविच मॉडल जो दिया वो डेवसन और डेनेली ने दिया। अब इसके बाद में रॉबर्टसन 1950, रॉबर्टसन ने ट्राइलेमिनर या यूनिट मेम्ब्रेन या रेलवे ट्रैक मॉडल के नाम से इसका मॉडल जाना जाता है। और इन्होंने बताया कि दो पास जो कोशिकाएं स्थित होती है, तो स्टेन करके इन्होंने ये बताया था कि दोनों कोशिकाओं की अपनी मेम्ब्रेन होती है, बाई मेम्ब्रेन होती है, बाइलेयर्ड होती है, और इसके अंदर और बाहर की तरफ प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। तो यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है वो रॉबर्टसन का है और सैंडविच मॉडल जो है वो डेवसन एंड डेनेली का है। और इसके बाद में जो मॉडल आया वो सर्वाधिक मान्य और प्रचलित मॉडल है, वो है सेंगर एंड निकोलसन का मॉडल। वो 1972 में आया। इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि इसमें लिपिड जो है वो फ्लूइड लाइक है और प्रोटीन जो है वो मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर में स्कैटर्ड होता है पूरे में। इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया। इसके बाद में एक और मॉडल आया लेटेस्ट, वो अनविन एंड हेंडरसन का मॉडल है 1975 में, जिसमें मेम्ब्रेन विथ ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट स्ट्रक्चर है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट का मतलब होता है ऐसे प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन के आर पार धंसे रहते हैं, तो वो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट स्ट्रक्चर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर मॉडल हुआ वो सेंगर एंड निकोलसन का हुआ। तो ये तो इसके मुख्य मॉडल थे। अब हम फेसेज ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन यदि देखें तो हम ये देखते हैं कि कोशिका में उसकी खुद की सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका द्रव्य को परिबद्ध किए रहती है,
इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, हर एक ऑर्गेनेल और वेसिकल जो है उसमें ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इस मेम्ब्रेन की बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है इसकी। और अब हम इस मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। मुख्य रूप से 3 है, इसमें लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। लिपिड जो है जिसमें मुख्य रूप से फास्फोलिपिड्स भी है, स्टेरोल भी है, और प्रोटीन जो है इसमें मुख्य रूप से 2 प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल। एक तीसरे टाइप का भी प्रोटीन है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, आगे हम इसको देखेंगे। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में हमें इसमें बाइलेयर्ड लिपिड की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, और इसी में ही हम देखते हैं तो प्रोटीन जो है वो धंसे हुए रहते हैं, और ये प्रोटीन जो है पेरिफेरल प्रोटीन भी है, और इसमें इंटीग्रल प्रोटीन भी है। और साथ ही हम तीसरा जो कंपोनेंट है मुख्य, वो इसमें कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट ये कम्युनिकेशन में ये काम करते हैं, रिकग्नाइजेशन का काम होता है इसका, और इसमें ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। तो एक चेन जो है बाहर की तरफ ऊपर ओलिगोसैकेराइड्स की जो है वो चेन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की है, और ये उपस्थित होते हैं। ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो भी उपस्थित रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलकर के ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसमें ये मुख्य घटक होते हैं। अब हम इस बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर में लिपिड की देखें तो इसमें फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं। तो फॉस्फोलिपिड में कई फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मिल करके इस लिपिड की मेम्ब्रेन को बनाते हैं। तो एक मोनोलेयर जो होती है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल, जिसमें 2 हेड, एक इसका हेड रीजन होता है, एक उसका फैटी एसिड टेल रीजन होता है। हेड रीजन जो है वो वाटर लविंग रीजन होता है, जिसे हम पोलर रीजन होता है, और टेल रीजन जो होता है फैटी एसिड का चेन होती है लंबी, वो मिलकर के बनाती है। ये वाटर फीरिंग होता है या जल विरागी जिसे हम कहते हैं, ये नॉन पोलर रीजन होता है। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जिसमें हेड रीजन और इसकी टेल रीजन दिखाई दे रहा है। तो ये लिपिड के अंदर ऐसी एक सिंगल मोनोलेयर और दूसरी लेयर दोनों मिल करके ऑपोजिट ये डबल लेयर बनाते हैं। तो हेड रीजन जो है वो बाहर की तरफ और इधर अंदर की तरफ होता है। तो वाटर लविंग एरिया जो है वो अंदर और बाहर की तरफ, और जो टेल रीजन होते हैं वो आपस में सीधे एक दूसरे की ओर रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाहर और अंदर डायग्राम में भी दिख रहा है वाटर है, इधर नीचे भी वाटर है, और ये जो हेड रीजन है जिसमें हम प्लस 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 वाटर की तरफ है, और माइनस माइनस जो है वो टेल रीजन की तरफ है। तो वाटर लविंग और एक नॉन पोलर रीजन जो है वो दोनों इसमें दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ये स्ट्रक्चर जो है एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की मेम्ब्रेन की हम देख रहे हैं, जिसमें प्रोटीन जो है वो धंसे हुए रहते हैं, और लिपिड की बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर जो हमें सामने दिखाई दे रही है कि 2 लेयर्ड है, और इसमें प्रोटीन आर पार भी धंसे हुए हैं, कुछ आधे भी धंसे हुए हैं। इस डायग्राम में देख रहे हैं हम, इस साइड में आधे धंसे हुए हैं, कुछ पूरे धंसे हुए हैं प्रोटीन। अब हम देखते हैं कि जो लिपिड है इसमें मेम्ब्रेन में, इसकी 3 मेन क्लासेज है। एक है फॉस्फोग्लिसराइड्स। फॉस्फोग्लिसराइड्स इसकी स्ट्रक्चर जिसमें हेड रीजन दिया हुआ है, देन एक हाइड्रोफोबिक टेल रीजन है, ऐसे स्पिंगोलिपिड है, और तीसरा कोलेस्ट्रॉल है। तो हम यहाँ पे तीनों की स्ट्रक्चर इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब इस लिपिड के कंपोजिशन से इस बाइलेयर्ड लिपिड की मेम्ब्रेन की थिकनेस और इसके जो कर्वेचर होता है, इसका घुमाव जो होता है, उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है वो हम देख सकते हैं। कि यहाँ हम डायग्राम में ए में देख रहे हैं 3.5 नैनोमीटर, ये जो है फास्फोटाइडाइल कोलाइन जो है उसकी विड्थ है। यदि फास्फोटाइडाइल कोलाइन जो है फॉस्फोलिपिड उपस्थित है मेम्ब्रेन में, तो उसकी विड्थ कितनी है? 3.5 नैनोमीटर की है। और यदि इस पीसी के साथ में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल यदि अटैच रहते हैं, तो इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, वो है 4.4 नैनोमीटर की। अब जो हम हैं इसके साथ ही यदि हम देखें कि यदि स्पिंगोमाइलिन जो है उसके मॉलिक्यूल यदि फॉस्फोलिपिड उपस्थित होते हैं, तो 4.6 से 5.6 नैनोमीटर की विड्थ है, और इसके साथ में कोलेस्ट्रॉल भी उपस्थित हो जाए तो इसकी विड्थ ये है, ये इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार एक थिकनेस को जो है वो मेंटेन करने का काम जो है वो इस फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का इसमें बड़ा महत्व होता है। तो हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है तो लिपिड की थिकनेस बढ़ जाती है, इसका मतलब उसके अंदर की जो कैविटी होती है वो उसका डायमीटर कम हो जाता है। और यही जो है ये कर्वेचर के लिए, यानी कि लिपिड की मेम्ब्रेन की घुमाव के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि
कि यदि फॉस्फेटाइडाइल कोलाइन है तो बी डायग्राम के अंदर हम देखें कि सारे जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है जिसमें ये सीधी रहती है, सीधी। और यदि हम फॉस्फेटाइडाइल इसमें इथेनोलेमाइन यदि प्रेजेंट है तो एक शंकु आकार के ये इसमें मॉलिक्यूल होते हैं जो अंदर की तरफ हेड रीजन मुड़ जाते हैं। और ऐसे ही ये दोनों यदि उपस्थित हैं सी में, यदि हम देखते हैं तो जहाँ जहाँ फॉस्फेटाइडाइल इथेनोलेमाइन यदि प्रेजेंट है उसकी मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे कर्वेचर हो जाता है, यानी मुड़ जाती है वहाँ पे। तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं जो कि ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही फॉस्फोलिपिड की जो लेयर जो है बाई लेयर है उसमें जेल और फ्लूइड जो फॉर्म से है वो यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि जेल लाइक एक कंसिस्टेंसी है और उसमें यदि थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, हीट कर दें, देन उसकी फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती है, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाती है उसकी चेन जो है हीट देने पर। तो ये लिपिड की प्रॉपर्टीज़ है। इस प्रकार हम ये देखें कि मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड के अलावा दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो है इसका प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है यहाँ मुख्य रूप से दो हम देखते हैं, तीसरा प्रोटीन जो है वो इसमें भी पाए जाते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है पहले नंबर का प्रोटीन जो कि लिपिड लिंक्ड होता है और ये एक्चुअली नीड डिटर्जेंट टू रिमूव। तो ये इंटीग्रल वो होते हैं जो पूरे आर पार धंसे रहते हैं अंदर की तरफ से, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो बाहर की तरफ लगे रहते हैं और इसको हटाया जा सकता है सॉल्ट के द्वारा या पीएच चेंज करके भी हम इसको आसानी से हटा सकते हैं। तो इंटीग्रल तो आर पार धंसे होते हैं, मजबूती से धंसे होते हैं, और पेरिफेरल जो होते हैं वो वीकली बाउंडेड होते हैं। और एक होते हैं एम्फीट्रोफिक प्रोटीन्स होते हैं जो कभी कभार अटैच रहते हैं, कभी कभार अटैच नहीं रहते हैं। तो इसमें जो तीसरा टाइप का हम देखते हैं कि एक लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होते हैं। तो लिपिड एंकर्ड और पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं दोनों में मुख्य अंतर ये होता है कि लिपिड एंकर्ड प्रोटीन जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से अटैच रहते हैं और उसको आसानी से इतना अलग हम नहीं कर सकते। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं लिपिड एंकर्ड के प्रोटीन जो है वो भी पाए जाते हैं। अब जो है वो मुख्य रूप से कि इसके फंक्शंस क्या है, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि इसके फंक्शन क्या है। तो फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जिसमें पहला है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का काम कि यह मेम्ब्रेन परिवहन तंत्र का निर्माण करती है और जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन मॉलिक्यूल्स को सेल कोशिका के अंदर आना या उससे बाहर जाना या किसी ऑर्गेनेल में आना और उसके बाहर जाने को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ऐसे सॉल्वेंट या जो होता है या सोल्यूट जो होते हैं ये इसमें दो प्रकार की प्रोसेस होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जिसमें आयन या सोल्यूट जो होते हैं वो बिना कोई एनर्जी को कंज्यूम किए या खर्च किए ये अपनी सांद्रता प्रवणता के अकॉर्डिंग जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वो तो है इसमें पैसिव के अंदर। इसमें भी हम आगे टाइप देखते हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है। तो सिंपल में तो मेम्ब्रेन के थ्रू ही हायर टू लो कंसंट्रेशन चले जाते हैं और दूसरा होता है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है जिसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं उसके थ्रू जाते हैं। तो ये सॉल्यूट्स अपने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही है लेकिन वो प्रोटीन चैनल के थ्रू जाते हैं, तो वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहलाता है। और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें वो अपनी कम सांद्रता से मेम्ब्रेन के थ्रू अधिक सांद्रता की तरफ मूव करते हैं। ये जस्ट पैसिव का उल्टा है, पैसिव में डिफ्यूजन का जस्ट उल्टा है। लेकिन यहाँ पर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में जाने के लिए एक्स्ट्रा एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च होती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो अच्छी तरह से करती है कि कौन से सोल्यूट्स आ सकते हैं, कौन से जा सकते हैं। दूसरा है मेंटेनेंस का। तो होम्योस्टेसिस कंडीशन को मेंटेन करने का काम जो है ये करती है, वाटर को मेंटेन रखने का काम करती है। और यदि कहीं कोई सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ये जाती है, तो उसको मेंटेन करने का काम भी ये करती है। तीसरा जो फंक्शन है वो जैसे हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान का काम, कि यदि कोई स्पेसिफिक जो एंटीजेंस जो है वो उसी के आते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम जो है ग्लाइकोकैलिक्स के द्वारा, जो कार्बोहाइड्रेट के पेरिफेरल प्रोटीन से अटैच रहते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन का काम का ये भी मेम्ब्रेन का ही काम होता है। नेक्स्ट है इसमें कम्युनिकेशन का काम। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि सेल टू सेल आपस में कम्युनिकेट करना, कोई भी सिग्नल को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का काम, बीच में कई सारे जंक्शंस होते हैं उसके थ्रू ये करना, ये कार्य भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। डिफेंस का काम, कि डिफेंस का मतलब ये है कि बाहर से आने वाले किसी भी अनवांटेड पार्टिकल्स या अनवांटेड एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करना, तो वो काम जो है वो भी इस सेल मेम्ब्रेन का होता है। और फिर एक्सोसिटिक और एंडोसिटिक दो अलग अलग पाथवे चलते हैं। एंडोसिटिक का मतलब ये है कि बाहर से किसी भी
सोल्यूट्स को या फिर पार्टिकल्स को या फिर किसी स्पेसिफिक पार्टिकल को ये इंगल्फ करके और इसको अंदर की तरफ वेसिकल फॉर्म में अंदर लेना, ये है एंडोसिटिक पाथवे। और एक्सोसिटिक पाथवे जो होता है जिसमें क्या है, ये पाथवे जो चलता है ये पूरा न्यूक्लियर टू लेकर के मेम्ब्रेन तक चलता है। और इस बीच में जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इसमें सारी वेसिकल्स आती है, डिक्टियोसोम्स आते हैं, ईआर चलता है, तो ये इनके थ्रू चलता है। ये पूरा पाथवे जो होता है वो एक्सोसिटिक एंडोसिटिक पाथवे जो है इसमें यूज आते हैं। और एक्सोसिटिक में हम देखते हैं कि अंदर से कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन बाहर की तरफ होना, सीक्रेट होना, वो एक्सोसिटिक पाथवे। तो ये सारा काम जो होता है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका हो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, इन सब में लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है। लेकिन इनका काम जो होता है वो इस अंदर की कंडीशंस को, होम्योस्टेसिस कंडीशन को बनाए रखना, इसको बैलेंस बनाए रखना, सोल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन को, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को, प्रोटेक्शन का काम करना, ये सारा काम जो है वो इस मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। तो ये मेम्ब्रेन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ इसको हम यहीं चर्चा खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।